नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। उत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं भारी बारिश से भूस्खलन से तबाही मची हुई है, तो कहीं लगातार हो रही बारिश से बाढ़ आ गई। कहीं बादल फटने से लोगों के घर ढह गए हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में तबाही से सैकड़ों की संख्या में लोग अब तक अपनी जान को गंवा चुके हैं। हिमाचल में हाल और ज्यादा बेहाल है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, जिससे कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति की ओर जाने वाले सैकड़ों मालवाहक जो वाहन है वो फंस गए हैं। इन ट्रकों में फल हैं, सब्जियां हैं, दूसरे ज़रूरी सामान लदे हैं जो अब ख़राब होने की कगार पर हैं। लगातार जारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं पहाड़ों पर। तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो बयां कर रही है कि कुदरत का कहर कितना भयावह है। पहाड़ी इलाकों में भी 2 हफ्तों से लगातार भूस्खलन की तस्वीर सामने आ रही है, जो डरा रही है और दहशत भी पैदा कर रही है। अब सिर्फ पहाड़ ही नहीं, पहाड़ से मैदान तक हालात बेहाल हैं। जो हालत है वो खराब है। पंजाब में बारिश से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद ट्रांस यमुना क्षेत्र की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया, जिसके बाद हालात बाढ़ जैसे दिख रहे हैं। तो 3 के सवाल की शुरुआत हम कर रहे हैं और हम पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 4 तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीर गुरुग्राम से, दिल्ली से, पंजाब की तस्वीर और जम्मू की तस्वीर है। गुरुग्राम में महाजाम, कल से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश के चलते जलभराव हुआ, जल जमाव हुआ और उसके चलते गाड़ियों की लंबी लाइन और सड़कें जाम, ट्रैफिक जाम की वो स्थिति उत्पन्न हुई। गुरुग्राम में महाजाम की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। अब दिल्ली में जलभराव जो है, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के करीब होता जा रहा है। और साथ ही साथ आप ये देखिए पंजाब में बाढ़ कैसे है और जम्मू में कैसे तबाही मची है, उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब चलिए 3 के सवाल की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमारे पास कौन से सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल है, राजधानी दिल्ली बार बार क्यों डूबती है? दूसरा सवाल है कि पंजाब में प्रलय वाली बारिश आखिर क्यों? और तीसरा सवाल है, कब थमेगा मुसीबत वाली बारिश का दौर? ये 3 सवाल थे और चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, एक्सपर्ट से उनकी राय समझते हैं कि बार बार ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न क्यों होती है। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे मेहमान एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। स्वागत करना चाहूँगा मैं महेश पलावत जी का, वाइस चेयरमैन स्काईमेट वेदर। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। जगदीश ममगाई जी, पूर्व चेयरमैन एमसीटी वर्क्स कमेटी के। लेकिन सबसे पहले मौसम के बारे में समझना बेहद आवश्यक है। महेश पलावत जी, क्यों ऐसी स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो रही है? और देश के कई स्थानों पर आपने देखा, पंजाब का हाल देखिए, जम्मू कश्मीर का हाल देखिए, हिमाचल का देखिए, उत्तराखंड का देखिए। महेश जी। देखिए, अभी जो बारिश है, आपने देखा होगा कि इस बार अगस्त में बारिश पिछले 15 साल की तुलना में सबसे ज्यादा हुई है। 2010 में 455 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस बार अगस्त में 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि एवरेज होता है 233 मिलीमीटर। तो 72% ज्यादा बारिश ऑलरेडी हो गई है। तो एक तो ये है कि इस बार जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं, वो जो मतलब लो प्रेशर एरिया वगैरह जो भी बनते हैं, वो पहले पिछले कुछ सालों में हम देख रहे थे कि मध्य भारत से होते हुए वो गुजरात और राजस्थान में जाते थे और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। और अब ये 7-8 साल पहले वाला जो स्थिति है वो फिर से आती हुई दिख रही है। अब ये वेदर सिस्टम दिल्ली और पंजाब, हरियाणा की तरफ आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में बाढ़ आ रही है, हरियाणा के कई इलाकों में काफी ज्यादा जल भराव है और दिल्ली में भी इस तरह की बारिश काफी ज्यादा हुई है। गुरुग्राम का हाल आपने देखा, दिल्ली का देखा। और ये जो पहाड़ों पर जब तेज बारिश होती है तो वहां से जो पानी आता है यमुना में, तो उससे भी यमुना के आसपास के इलाके, जो पुस्ता वगैरह के इलाके हैं, वो जलमग्न हो जाते हैं। तो यही है कि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है, मानसून के पैटर्न में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि दिल्ली बार बार डूबती है और इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक जी, एक सवाल जगदीश जी से ले लिया जाए पहले। जगदीश जी, जो हमने हाल कल देखा गुरुग्राम का, घंटों ट्रैफिक में लोग फंसे रहे, ठेवने भर पानी थे, घुटनों भर पानी थी, कमर भर पानी कहीं था। दिल्ली में भी कमोबेश हालात यही रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में जल निकास की कोई व्यवस्था, कोई नीति है ही नहीं आज तक। दिल्ली का एक एक कल्चर था कि मानसून के 1.5-2 महीने बारिश दिल्ली में आती थी और उस मानसून के दौरान, उससे पहले
एमसीडी या जितनी भी एजेंसी जिनके भी अंतर्गत नाले आते हैं वो क्या करते थे, नालों की सफाई कर देते थे। और मानसून में बारिश आएगी जून जुलाई में सबको पता होता था, तो पंप खरीद लेती थी एमसीडी और पंप लगा देती थी। बारिश आई तो पंप से पानी को इधर उधर स्प्रेड कर दिया और अपनी स्थिति कंट्रोल कर ली। यही व्यवस्था पिछले 75 साल से दिल्ली में चल रही थी। लेकिन पिछले 3 सालों से स्थिति में परिवर्तन इसलिए हुआ कि 2023 में सितंबर में 175 mm बारिश आ गई एकदम से दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में। और एकदम से जो है इतनी बारिश आने से जो है दिल्ली का सिस्टम बिगड़ गया। पिछले साल 223 mm तक पहुंच गई। और अब इस साल भी स्थिति ये है दिल्ली की कि दिल्ली देखिए क्या है कि दिल्ली की जो भी व्यवस्था थी छोटी मोटी नालियों की, नालों की, वो उस दौर की है जब दिल्ली की पॉपुलेशन मुश्किल से 1 करोड़ थी। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 3.3 करोड़ से ऊपर हो गई। हमने सड़क बना दी, वो भी तारकोल की मजबूत, जिसमें पानी के अंदर जाने का कोई स्कोप नहीं। जो साथ में नालियां थी उन पे एनक्रोचमेंट हो गए। आपको इससे ज्यादा अंदाजा इससे लग जाएगा कि 2600 के आसपास नाले हैं दिल्ली में और 10 एजेंसी इनको सफाई का काम करती हैं, जिसमें से केवल 600 की काम होती है। 2000 वो हैं जो पॉश कॉलोनी में, पुनर्वास बस्तियों में लोगों ने, आपने पीछे राजेंद्र नगर में देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कि उन्होंने अपने घर, अपने ऑफिस, अपने प्रीमिसेस के आगे इतना पक्का स्ट्रक्चर बना दिया नालियों के ऊपर कि उसके सफाई होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो 1800 से 2000 वो तो साफ ही नहीं होती। साफ नहीं होती तो पानी कहां जाएगा? पानी सड़क पे स्थिर होगा। अब क्या होता है कि जब बारिश कम होती है, एवरेज बारिश होती है, तो तब तो हम ये करते थे कि उसको पाइप आउट करके नाली में या आसपास फैला देते थे उसको, तो वो काम चल जाता था। अब दिक्कत कहां होती है, जैसे अभी आपने बताया कि यमुना का लेवल बढ़ गया। तो यमुना का जो नॉर्मल लेवल होता है, हमारे जितने भी सीवरेज है, हमारे पास आउटफ्लो केवल यमुना है। यमुना के अलावा हमारे पास कोई आउटफ्लो दिल्ली के पास है नहीं। तो क्या होता है, नॉर्मल डेज में जो सीवेज है, जो भी पानी है हमारा, बरसाती पानी है, वो जाता है यमुना में। लेकिन जब यमुना का, जब हरियाणा और ये पानी छोड़ देते हैं, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो जो हमारे पाइप यमुना में गए हैं उनसे ऊपर पानी हो जाता है, तो वो पानी एंटर नहीं करने से बैक मारता है। और बैक मारने से क्या होता है कि दिल्ली का जो भी पानी है सड़कों पे, इस पे वो ज्यादा देर तक स्थिर रखता है कि टिल कि वो सूरज की रोशनी से थोड़ा सूखे, थोड़ा वो हो। उसके बिना दिल्ली में कुछ होता नहीं है। वेटलैंड एरिया दिल्ली में रहे नहीं। जितने भी दिल्ली में पहले हर गांव में, हर कॉलोनियों में वो तालाब होते थे, झील थी, कुछ ना कुछ पानी का निकास कह लो आप, या पानी को एकत्रीकरण की व्यवस्था थी। अब वो सारी व्यवस्थाएं 80% जगह पर एनक्रोचमेंट हो गई। लोगों ने पक्के स्ट्रक्चर बना लिए। तो आज दिल्ली के पास, और मास्टर प्लान दिल्ली का बनता है पिछले 50-60 सालों से, लेकिन क्योंकि जल निकास एक व्यवस्था थी नहीं दिल्ली में, हम हमेशा मानसून के दौरान टेम्परेरी प्रोविजन करते थे, तो इसलिए जल निकास की कोई स्थायी नीति नहीं बनी। ड्रेनेज व्यवस्था हमारी क्या है कि आपने न्यू दिल्ली में देखा जगदीश होगा, जी, जो आप ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, मुझे ध्यान में है कि 1974 में ड्रेनेज सिस्टम जब बनाया गया था दिल्ली में, उस समय दिल्ली की आबादी, आप सही कह रहे थे, तकरीबन 1 करोड़ थी। आज तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ के बीच में है। दूसरी अहम बात यह है कि जब ये 200 नालियां जो है, नाले हैं बड़े, अगर वो साफ ही नहीं होंगे, जहां पर इंक्रोचमेंट है, तो कमोबेश हर साल तस्वीर ऐसी ही रहेगी। और साफ ना होने के पीछे वजह क्या है? क्या इंक्रोचमेंट हटा नहीं पाते, इच्छा शक्ति नहीं होती, करना नहीं चाहते? वजह क्या आपके सामने आई थी? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि पहले तो इसी का बताता हूँ। क्या हुआ कि 2011 में जब मैं चेयरमैन था, तो ये जो राजेंद्र नगर जहां अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हुआ है, मैंने यहाँ नालियों के ऊपर जो पक्के स्ट्रक्चर है वो तोड़वाने शुरू किए। मेरे खिलाफ, वो देखिए, जिनका टूटेगा वो तो शोर मचाएंगे, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, मुद्दा बहुत बड़ा है। मतलब सबने मिलके ये कहा कि साहब आप जगदीश जी, आप वहाँ नहीं, ये बात देखिए ये ठीक नहीं है, तो वो सबने मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा ऐसा है कि लोगों के बारे में तो सोचना है,
लोगों को देखिए उनके रहने को लेकर, उनकी कहाँ पर रहेंगे घर, ये समस्या तमाम है, लेकिन एनक्रोचमेंट का मुद्दा इतना बड़ा है। ये जो सभी के सामने हो रहा था, आपने कहा वेटलैंड्स पर कब्जा हो गया, एक इशू होता है कॉन्क्रीटाइजेशन का कि भाई सीमेंट हर जगह अगर आपका रहेगा तो वो पानी सीप करके अंदर जाएगा कहाँ पे, वो दिक्कत तो है ही है। यानी अब आपको नहीं लगता कि अब जो प्लान बने कि उसमें आप अब ऐसा पुनर्वास का प्लान बनाएं, पहले तो आप अपने जो फ्लड बैंक्स हैं और नदी किनारे के इलाकों को पूरा साफ करवाएं, उनको आप दूसरी जगह रिहैबिलिटेट करें, हाई राइज स्ट्रक्चर्स आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके पास जमीन भी उपलब्ध होगी। और ऐसा सख्त कानून, ये जो लैंड माफिया कह लीजिए, बिल्डर माफिया कह लीजिए, ये घर बना देता है, बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, पानी सप्लाई मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर कहते हैं एनक्रोचमेंट हो रही है और घर उसका तोड़ोगे। वो तो तोड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा जो भी कुछ होगा। नहीं, पहले तो कहते ही कॉलोनियां अनियमित और बाद में उसको नियमित भी कर देते हैं, उसमें भी राजनीतिक इन्वॉल्व हो जाती है। मजेदार बात बताता हूँ कि ये जो पक्के स्ट्रक्चर बनाए हैं नालियों के ऊपर, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं बने, ये बात है, वो जीके में बने हैं, वो राजेंद्र नगर में बने हैं, तो उनको पहले तोड़ना चाहिए ना, मतलब एक उपाय है। वो उन लोगों के बनाए हैं जो हाई प्रोफाइल है, जो अपर मिडिल क्लास जिनको आप समझते हो, उन लोगों ने बनाए हैं, कोई गरीब आदमी ने नहीं बनाया वो। और सबसे बड़ी बात ये है, आप एक बात ये समझ लो कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है, ये बात जो बात आप कह रहे हो मामगाई जी, हमने समस्या समझ ली है, उपाय क्या है, मतलब अब हम समस्या उपाय आपको वही बात बता रहा हूं, समस्या वाइस वर्सा है, वो बात समस्या सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं है, समस्या पानी यमुना में न छोड़ा जाए, मामगाई जी, समस्या जो है नालियां साफ हो जाए, समस्या दो तरफा है। सबसे एक और प्रॉब्लम है इसमें जो आपको मैं बता रहा हूं, आपने 1973 की ड्रेनेज सिस्टम की बात कही, जो लुटियंस जोन है, यानी कि जिसको आप एनडीएमसी एरिया कहते हो, वहां क्या है, ब्रिटिश काल की सीवरेज लाइन सिस्टम है। और बाकी जगह जो एमसीडी एरिया में भी है, वो 6 इंच या 8 इंच की थी उस समय की पॉपुलेशन के अनुसार। आज 55 लाख डॉयलिंग यूनिट्स हैं, तो आप 6 और 8 इंच की लाइन से उसको पास आउट नहीं कर सकते। दो चीजें, एक इंक्रोचमेंट वाला मामला है और एक प्लास्टिक वाला मामला है। जो वेस्ट हम फेंकते हैं सड़कों पर, हम मतलब मेरे कहने का सेंस ही है कि हम भारतीय, हमारी जो आदत गंदी पड़ी हुई है कि हमने कुछ भी खाया, कोई भी रैपर उसको सड़क पे डाला, नालियां चौक पड़ी, बड़े बड़े नाले चौक पड़े हुए। इवन मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में बड़े बड़े नाले कई जगह पे देखता हूँ चौक पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उस पर इतना कचरा होता है, पानी का फ्लो ही नहीं बन पाता। तो सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, मामला दो तरफा है। मैं लौटूंगा इस समस्या को लेकर आपके पास। मैं जरा महेश जी से ये जान लूं कि महेश जी ने अगस्त की बात तो बता दी कि भाई अगस्त में जो है वो बारिश जो है वो औसत से ज्यादा हुई है। अब अगर बात की जाए इस महीने की, यानी कि सितंबर की, तो महेश जी सितंबर में भी क्या बारिश का आलम यही रहने वाला है? पूर्वानुमान क्या है, प्रेडिक्शन क्या है बारिश को लेकर? देखिए, अभी जो लग रहा है उसमें अभी दिल्ली में कल से बारिश कम हो जाएगी 3-4 दिनों के दौरान, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वो मध्य भारत में आ रहा है, मध्य प्रदेश के ऊपर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी, खास करके गुजरात में। और उसके बाद सितंबर के 17 सितंबर से मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। पहले 1 सितंबर से होता था, लेकिन अब क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से मानसून की बारिश अक्टूबर तक भी खिंच जाती है, तो एवरेज को मौसम विभाग बढ़ा देता है। तो वो 17 सितंबर से मानसून विड्रॉ होना शुरू होता है। लेकिन अब यह है कि जो 10 तारीख तक तो लग रहा है कि बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में भी। 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में काफी ज्यादा कमी आएगी और उसके बाद लग रहा है कि मानसून विड्रॉ होने पे शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगले 15 दिन है जो क्रूशियल। हाँ जी, एक जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ईयरली कंपैरिजन कर लें या 5 ईयर 10 ईयर कंपैरिजन आप कर लें, क्या बारिश ज्यादा बड़ी है या फिर आबादी और कॉन्क्रीटाइजेशन और समस्याएं ज्यादा बड़ी हैं? अगर ये ना होता तो, वरना तो ये बहुत बड़ी आफत हो जाती कि पहले ऐसे नहीं होगा कि बारिश नहीं हुई होगी और लोग इस समस्या को झेल ना पा रहे हो, या फिर ये बिल्कुल नया है, बहुत ज्यादा पानी आ गया है। तो किस फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स से? हाँ देखिए, ये इस साल तो थोड़ी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये आपने देखा होगा कि जिस साल बारिश कम होती है तब भी यही हाल होता है। क्या होता है कि एवरेज बारिश अगर कम भी होती है, लेकिन अगर एक दिन में 50 या 60 मिलीमीटर बारिश हो जाती है दिल्ली में, तो दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाता है। उसका कारण यही है जो ये हमारे जो जगदीश जी बता रहे हैं कि जो एक तो यहाँ पर निकास नहीं है पानी का, और जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा तरीके से नहीं हुआ। प्रश्न थोड़ा सा इसलिए मैं आपको कर रहा हूं कि जो पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं,
एक उसमें डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं, बादल पहले भी फटते थे, वो निकासी का रास्ता, क्या ये ह्यूमन मेड डिजास्टर ज्यादा है या फिर नेचुरल कैलामिटी ज्यादा है? देखिए दोनों चीज है। ह्यूमन मेड डिजास्टर ज्यादा है, लेकिन जो नेचुरल कैलामिटी है वो इसलिए हो रही है कि आप देख रहे होंगे कि हर साल जो है पिछले साल की तुलना में गर्म होता है। तो अब धीरे धीरे जो एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एयर में जो हवा का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, और जो बादल बन रहे हैं काफी ज्यादा उग्र बन रहे हैं, और उनकी जो वर्टिकल एक्सटेंट है काफी ज्यादा है। तो जब पहाड़ों पर इस तरह के बादल बनते हैं खास करके, ये क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे होता है, दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है, यानी 100 मिलीमीटर या ज्यादा बारिश होती है घंटे में तो क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। लेकिन दिल्ली वगैरह में क्या है, वाटर लॉगिंग हो जाएगी लेकिन नुकसान नहीं होगा ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन पहाड़ों पर जब तेज बारिश होती है तो जहां पर भी ढलान होता है, जरूरी नहीं कि बादल फटे, अगर वो 40-50 मिलीमीटर की तेज बारिश जल्दी हो गई तो सारा पानी वेलोसिटी के साथ ढलान पर जाता है, और जो पेड़ है, मिट्टी है, गारा है, उसको लेके जाता है। और जो आपने देखा होगा कि पहाड़ों मतलब में अगर आप तराजू में तोले नेचुरल इशू और मैनमेड, तो मैनमेड थोड़ा उसका पलड़ा भारी पड़ रहा है कि ये गलतियां वो ज्यादा है। 70% मैनमेड है और 30% आप कह सकते हो कि नेचुरल कैलामिटी। ठीक है। जगदीश मामगाई जी भी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, अब फाइनली उपाय की तरफ आते नहीं, हैं। मेरा एक सवाल था हाँ, जगदीश जी ठीक से है, कि आप ये जो प्लास्टिक वाला एक कल्चर हमारे सोसाइटी में पिछले 30-40 साल में जो इमर्ज हुआ है, उसको बैन भी वो किया गया था बीच में। बैन तो अभी भी बैन है, वो अभी भी बैन है, आप प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते। बैन तो बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हमारे देश में हो नहीं पाती है। तो ये जो मैन मेड डिजास्टर की बात कर रहे हैं, बारिश ऐसा नहीं कि इसके पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई होगी, लेकिन इंपैक्ट ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब कुछ चौक पड़ा हुआ है। अब कोई एमसीडी का कर्मचारी भी कितना ही साफ कर लेगा, 1 महीना साफ करेगा, 2 महीना साफ करेगा, हर बारिश के पहले साफ करेगा, रोज रोज थोड़ी साफ कर पाएगा। गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है, प्लास्टिक इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा कि लोग यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम उसको प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर रहे हैं कि भाई यूज किया तो उसको प्रॉपर डिस्पोज कीजिए अच्छी जगह पर, डस्टबिन में, कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है और कहीं भी उसको फेंक रहे हैं। सिक्किम की तरह कर सकते हैं ना, जैसे सिक्किम में बिल्कुल नहीं है। प्लास्टिक वाला जो इशू है ना, ये वास्तव में बहुत गंभीर है। और ये केवल बरसात के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाओ, यहाँ तक कि यूएनए के हेरिटेज साइट पे भी चले जाओ, लोग खाते पीते और प्लास्टिक वहां छोड़ देते हैं। तो वो एक तो क्या है कि गंदगी करता है एक पक्ष, दूसरी पक्ष क्या है, दिल्ली में तो ये खासकर होता है कि आप सड़कों पे गाय छोड़ दी जाती है, जानवर छोड़ दिए जाते हैं और वो प्लास्टिक खाते हैं। और वो प्लास्टिक खाना उनके लिए भी जानलेवा है और हमारे लिए भी। वो प्लास्टिक का स्प्रेड या प्लास्टिक का फैलाव, आपने कह तो दिया कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में आज भी पीवीसी की फैक्ट्रियां चल रही है। दिल्ली में आज भी दूसरे, और इससे भी ज्यादा एक और चीज को आपको ध्यान करना पड़ेगा कि प्लास्टिक से भी ज्यादा जो डेंजरस है आने वाले समय में, और जो पिछले 10 सालों से है, वो है ई वेस्ट। ई वेस्ट का, ये जितने कूड़े के ढलाव में आग लगती है, उसमें क्या होता है, आपने पुराना मोबाइल डाल दिया, कुछ डाल दिया, सूरज की रोशनी से वो फूक जाता है, और वो जो उससे जो रेस निकलती हैं वो इतनी जगदीश जी, जहरीली ये दोनों समस्याएं आसपास के महत्वपूर्ण। लोगों की जान खतरे में आपने बिल्कुल इसको एड्रेस किया, प्लास्टिक की बात कही आपने, ई वेस्ट का, लेकिन मैं कहता हूं कि ये समस्या हर बार आएगी, आने वाले समय में और बारिश बढ़ेगी। अभी जो 70-30% का रेशो हमें यहाँ पर समझाया पलावत जी ने, आगे और बढ़ेगा। अब उपाय पर आते हैं ना, क्या हमें लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको दूसरा अकोमोडेशन देना पड़ेगा, और एनक्रोचमेंट्स को हर जगह से, चाहे वो चेंज करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। ग्रेटर कैलाश, चाहे कोई भी इलाका ऐसा आप कह रहे हैं, पॉर्श इलाका, ऐसे इलाके, हर जगह से प्लास्टिक बैन करके भी देख लिया ना, बिटर पिल क्या लेना पड़ेगा? ममगाई जी, देखो शिवम जी, बात सारी ये है कि मान लीजिए आपको प्लान बनाना है कि कल आपको 1 साल के अंदर ठीक करनी है दिल्ली। मैं बताता हूं कि जब तक आप नालियों के ऊपर बने इंक्रोचमेंट को, इतना मजबूत इंक्रोचमेंट है, वो तोड़ने में भी 2-3 दिन लगते हैं उसमें। जब तक आप 100% उस इंक्रोचमेंट को नहीं हटाओगे तो आपकी सड़क का पानी उसमें जाने का संभावना नहीं होगी। दूसरी बात कि एनक्रोचमेंट हटाना पहला पक्ष, दूसरी बात कि नियमित सफाई हो। अब वो दिल्ली नहीं है कि जो मानसून में 1 महीने पहले कर दी तो काफी है, अब साल में 10 महीने बारिश आती है, कभी भी बारिश आती है। तो आपको एक तो रेगुलर व्यवस्था, पहले उसको तोड़ो और रेगुलर उन नालियों की सफाई मेंटेन करना, चाहे वो सोसाइटी रखे, चाहे एसोसिएशन रखे, आरडब्ल्यूए, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन वो व्यवस्था करनी जरूरी है, एक बात। दूसरा पक्ष क्या है कि बरसात का एक कारण ये भी है, बरसात के जमाव का और जल भराव का और जाम का, कि जो घनत्व है दिल्ली का, देखिए दिल्ली में एक्सपेंशन की कैपेसिटी तो है नहीं, दिल्ली तो उतनी है, आपने 3.5 करोड़ पहुंचा दी, आपने 55 लाख यूनिट बना दिए, तो अल्टीमेटली हमको
जो दिल्ली है, दिल्ली में एक आउटफ्लो चाहिए, आउटफ्लो अब यमुना के अलावा दूसरा तैयार करना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैंने आपको पहले ध्यान दिलाई कि 6 और 8 इंच के पाइप हैं सीवरेज सिस्टम के निकास के, उनकी जगह अब ट्रंक सीवर की आवश्यकता है। और ट्रंक सीवर डालने के लिए आपको हो सकता है कि कई जगह कंस्ट्रक्टेड चीजों को तोड़ना पड़े, क्योंकि ट्रंक सीवर डालने के लिए आपको स्पेस चाहिए। लोगों ने 9-9 मीटर की गलियां रह गई हैं, और खासकर जो हमारा दिल्ली सदर शहर है, चांदनी चौक वगैरह, वहां तो 2 रिक्शे एक साथ जाना मुश्किल होता है। तो आप समझिए ट्रंक सीवर डालने के लिए हमको कितना दिल्ली को वो करना पड़ेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मास्टर प्लान में, मैंने तो अभी जब पीछे मुझे मास्टर लगता है प्लान का इसकी ये शुरुआत देखिए DDA ने सरकार जब proposal दिया करेगी था, तब तो मैंने करेगी। मास्टर प्लान में बंगाई ये जी, कहा मैं था तो कि ये आप कहता हूं और इसको अपील भी करता हूं जल कि अगर निकास प्लास्टिक नीति के अलग से इस्तेमाल को बनाइए। कंट्रोल जल करें निकास और बाकी नीति जो बनेगी उपाय आप मास्टर बता रहे हैं प्लान उसको में, साथ तो में कुछ नॉर्मल चीजें करी जाएगी। ऐड करें तो बहुत फायदा हो सकता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अगर आप जाएंगे दिल्ली NCR निकल जाइए, जहां पर वाटर लॉगिंग आपको दिखेगा। नॉर्मली आप अपने शहर में भी चले जाइए जहां आपको वाटर लॉगिंग नजर आएगा, वहां पर आप देखेंगे उस पानी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक वाला कचरा मौजूद होगा जो वाटर चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं जा पाता है। पानी जमने की वजह से कई बीमारियां भी होती हैं, इसलिए हमारे लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना सरकार के लिए बड़ा है।